साथियों, ये सत्य है कि इस धरती पर आज तक जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य हुई है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास के स्वर्ण पन्नों में दर्ज करवा दिया है। ऐसे ही एक महान वीर राणा सांगा के ऊपर हमारा आज का अध्ययन केंद्रित रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपने नए साथियों को अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं शिवजीराम बलोदा एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक प्रणाम। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, हमारा आज का अध्ययन बिंदु होगा राणा सांगा, यानी कि संग्राम सिंह प्रथम। इनका नाम क्या है? संग्राम सिंह प्रथम। मेवाड़ के इतिहास में एक अन्य शासक भी आएंगे जिनका नाम संग्राम सिंह द्वितीय रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये संग्राम सिंह प्रथम हुए। कार्यकाल की बात करें तो 1508 से 1528 ईस्वी। देखो, कई पुस्तकों में 1509 ईस्वी लिखा हुआ है, जो कि गलत बैठता है। 1508 ईस्वी में ही इनका शासक बनना तय है, ठीक है। हाँ, बात करें मूछों की तरफ देख लो, इनको कहते थे हिंदू पथ। क्या कहते थे? हिंदू पथ। और हमारे राजस्थान के इतिहास के जिनको पिता कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड, तो उन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा, यानी सैनिकों का अंश या सैनिकों का भग्ना अवशेष कहा है। किसको? राणा सांगा को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक संघर्ष की कि शुरुआती दिन सांगा के कैसे थे। सबसे पहले देखो, हमने बात की थी अभी जस्ट पहले वाले वीडियो में कि मेवाड़ पर राणा रायमल राज कर रहे थे, लेकिन उनकी कई उपलब्धियों में हमने बात की। और उसी उपलब्धियों में आखिरी में मैंने बोला था कि इन्होंने वाकई इतनी उपलब्धियां अर्जित की है कि मेवाड़ के राज्य को सुदृढ़ किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में एक भारी भूल की थी। और वो भूल थी क्या? इन्होंने अपने जीवित रहते हुए उत्तराधिकार का निर्णय नहीं लिया कि मेरे बाद में राजा कौन बनेगा। देखो, इनके 13 संतानें थी, 11 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। 11 पुत्रों में महत्वपूर्ण थे पृथ्वीराज, जिनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार या उड़ना पृथ्वीराज ज्येष्ठ पुत्र थे, ज्ञानी भी थे और बलिष्ठ भी थे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर था जयमल, तीसरे पर था राज सिंह और चौथे पर थे कुछ सांगा या संग्राम सिंह। सांगा के ऊपर ही पढ़ेंगे। हाँ, तो इन चारों पुत्रों में बात यह है कि ये चारों पुत्र महत्वपूर्ण थे और इन्हीं के बीच में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हुई। लेकिन देखो, किसी को भी रायमल ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, यानी इन चारों में से किसी को भी रायमल ने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। हालांकि कायदे से देखे तो पृथ्वीराज का नंबर आता है, क्योंकि सबसे बड़ा यही था। एक बार प्रसंगवश ये चारों एक ज्योतिषी के पास चले जाते हैं। ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाते हैं और हाथ देखने के बाद ज्योतिषी कहते हैं कि राजयोग सांगा के लिखा हुआ है। इस बात से पृथ्वीराज और अन्य तीनों भाई चिढ़ जाते हैं और उसमें मुख्य रूप से पृथ्वीराज सांगा के ऊपर अटैक कर देते हैं और सांगा की एक आंख इस वार से गायब हो जाती है, यानी सांगा काना हो जाता है, ठीक है। और सांगा को वो मार ही देता पृथ्वीराज, लेकिन बीच बचाव करते हुए रायमल के चाचा सारंग देव वहां पर बीच में आ गए और दोनों को समझाया, अगर बावड़ो क्यों लड़ते हो, हैं? जब होगा तब देखा जाएगा। जिसका हक रहेगा, जिसकी तकदीर में रहेगी, वो राजा बन जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सारंग देव जो कुंभा था, महाराणा कुंभा, तो उनके भाई थे खेमा, उनका लड़का था ये सारंग देव, ठीक है। खेमकरण जो मांडू के दरबार में वो भी चला गया था, आपको याद हो तो। राणा कुंभा के ऊपर मैंने वीडियो दे दिए हैं, आप देख लेना। तो सारंग देव ने बीच बचाव किया। उस समय तो युद्ध कैसे भी करके युद्ध दोनों के बीच में समाप्त करवाया। और किसी अन्य मौके पर जब ये सभी बैठे थे तो सारंग देव ने कहा कि ज्योतिषी की बातों में आने के बजाय अच्छा होगा कि आप सब भीमल गांव की चारण जाति की पुजारिन है, उससे पूछ लो, क्योंकि वो चमत्कारिक भी है और उसकी आज तक कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है।
तो चारण जाति की पुजारिन के पास ये चारों जाते हैं। लेकिन मजे की बात ये देखो कि उसने भी वही कहा जो ज्योतिषी ने कहा, यानी चारण जाति की पुजारन ने भी यही कहा कि ज्योतिषी सही कह रहा है और सांगा के ही राजयोग लिखा हुआ है। होता क्या है साहब, वहीं पर पृथ्वीराज, सारंगदेव और सांगा ये आपस में लड़ झगड़ते हैं। सारंगदेव इस बार भी सांगा की ओर ही, सांगा का ही बचाव करता है। ये घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद में सांगा कैसे भी अपना जी बचाकर वहां से फरार हो जाता है और सेवंतरी गांव पहुंचता है। ये राजसमंद जिले में पड़ता है सेवंतरी गांव। तो यहाँ पहुंचता है और जयमल इसका पीछा कर रहा था। जयमल दूसरे नंबर वाला भाई, पृथ्वीराज के बाद वाला, ठीक है। जयमल इसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर क्या होता है, सेवंतरी गांव में बीदा राठौड़ नामक व्यक्ति सांगा को शरण देते हैं। और शरण तो देते हैं, लेकिन अब होता क्या है, भाई तू इसको शरण दे रहा है तो मेरे से युद्ध कर। और बीदा राठौड़ जयमल के साथ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। यहाँ से सांगा निकलकर भागकर कहाँ चला जाता है, करमचंद पंवार की शरण में चला जाता है, अजमेर होते हुए। यानी ये जितना भी गोडवाड़ क्षेत्र है, यहाँ से बीच बचाव करते हुए भागते लुकते छिपते ये अजमेर पहुंच जाता है और करमचंद पंवार की शरण में रहने लगता है। अजमेर में करमचंद पंवार की ये पता नहीं था, करमचंद पंवार को ये जानकारी नहीं थी कि ये रायमल यानी उदयपुर के महाराणा की संतान है। एक दिन क्या होता है साहब कि ये एक पेड़ के नीचे सो रहा था राणा सांगा, और तब करमचंद के सैनिक ये देखते हैं कि एक सांप अपनी फण फैलाकर उस सोए हुए बालक की, उस किशोर की रक्षा कर रहा है, एक सांप। ये सब देखकर सैनिक, करमचंद के सैनिक दंग रह जाते हैं और वो करमचंद को जाकर ये बात बताते हैं। करमचंद वहाँ आता है और ये अपनी आंखों से साक्षात देखता है, तो उसको बिलीव हो जाता है कि ये कोई छोटा मोटा बालक नहीं है। और ऐसा देखने के बाद में वो उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। यहाँ से आगे अजमेर प्रवास के दौरान जब सांगा अजमेर करमचंद के पास ठहरा हुआ है, तो उधर मेवाड़ में क्या क्या घटनाएं होती है देखो भाई। जो पृथ्वीराज था उसने एक बार धोखे से जहर की गोलियां निगल ली। उसको पता नहीं था कि ये जहर है, इसमें ये गोलियां पॉइजन की है, और ये मारा जाता है। और दूसरा नंबर वाला जयमल, ये गुजरात के सोलंकियों के साथ युद्ध में मारा जाता है। तो दो बड़े भाई तो ऐसे समा गए काल के ग्रास में, तो दोनों बड़े भाइयों की मौत हो गई। और रही बात राय सिंह की, ये तीसरे नंबर वाला था ना राय सिंह, तो राय सिंह का ऐसे होता है भाई, पृथ्वीराज और जयमल तो मर गए, और राय सिंह का ऐसे होता है कि सामंत उस पर विश्वास नहीं करते, उसको निकृष्ट मानते हैं। और तब राणा रायमल को ये कहते हैं कि सांगा को ही राजयोग मिलना चाहिए। तो देखो रायमल खाट पकड़ लेता है और मृत्यु की बाट जोरा होता है और वो निराश रहता है। लेकिन तभी उसके सैनिक उसे ये सूचना देते हैं कि सांगा अजमेर में ठहरा हुआ है करमचंद के पास। रायमल ने बुलावा भेजा और सांगा इज बैक। किसके साथ? करमचंद पंवार के साथ सांगा वापस आया मेवाड़ में। इन्हीं घटनाक्रमों के दौरान रायमल की तुरंत मृत्यु हो जाती है और वो दिन था 4 मई 1508। और रायमल की मृत्यु होते ही सांगा राजा बन जाता है। तो इसलिए अब वो हमारा विचार आपके दिमाग में कहीं नहीं रहना चाहिए कि सर कई पुस्तकों में 1509 लिखा हुआ है सांगा का कार्यकाल, तो नहीं, 4 मई 1508 से ही सांगा राजा बन जाते हैं। ये एक रिसर्च समझना आप, मैं कम से कम 8-10 पुस्तकों से ये जानकारियाँ लिखता हूँ। एक भी पुस्तक इस लेवल की नहीं है कि जिसको तुरंत कोई निकृष्ट से निकृष्ट छात्र तो निकृष्ट होते नहीं है, कोई निकृष्ट मतलब बिना पढ़ा हुआ आदमी भी है ना, जिसको पढ़ने में रुचि नहीं हो, वो भी उन पुस्तकों को फेंक नहीं सकता। गोपीनाथ शर्मा हुई, ओझा सर की पुस्तक हुई, मेवाड़ राज्य का इतिहास हुआ, इसके अलावा पवन बावरिया सर हैं, HD सिंह है, लक्ष्य राजस्थान है, जिसको बहुधा पाठकगण पढ़ते हैं। मतलब ऐसी कोई पुस्तक नहीं छोड़ी मैंने जिसमें मैंने ये सब नहीं उठाया। और कई प्रसिद्ध कोचिंगों के नोट्स तक रगड़ माले, उसके बाद में लिखा है मैंने ये जितना भी विवरण लिखा है, ठीक है। तो आपको आगे ले चलते हैं। तो 4 मई 1508 और अब
मेवाड़ के शासक बनते हैं राणा सांगा। मेवाड़ को मिला नया किंग, नाम राणा सांगा। ठीक है। हाँ, ये एक प्रसिद्ध दोहा इनके ऊपर, 80 घाव लगे थे तन पे फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। यानी इस आदमी के 80 घाव लगे हुए थे। देखा आपने, अभी एक आंख तो वहीं जाती रही और धीरे धीरे देखना, कभी एक पैर चला जाएगा, कभी एक हाथ चला जाएगा। यानी एक आंख का, एक हाथ का और एक पाँव का व्यक्ति था ये राणा सांगा। लेकिन कहते हैं ना, वीरता किसी की मोहताज नहीं होती, जिगर चाहिए। हाँ भाई, तो देखो, जब बचपन में ही इतने संकट पार कर चुके थे तो राजा बनते ही आने वाली कठिनाइयां कौन सी बड़ी बात थी भाई। जिस आदमी ने बचपन में इतने दुख देख लिए हो तो राजा बनते समय उसके सामने जो कठिनाई आएगी वो कौन सी बड़ी बात है। तो आप समझ गए होंगे, हमारा अगला टॉपिक है राजा बनते ही सांगा के सामने आने वाली कठिनाइयाँ। राजा बनते ही सांगा के सामने आने वाली कठिनाइयाँ, देखते हैं वो कठिनाइयाँ उनके समक्ष कौन कौन सी थी। सबसे पहले, हाँ भाई, ऊधा ने क्या किया था। जब ऊधा राजा था, यानी इनके पिताजी रायमल के समय, तो उस समय ऊधा ने आबू सिरोही राज्य को दे दिया था और तारागढ़ जो अजमेर का क्षेत्र था, यानी अजमेर का जो किला था तारागढ़, ये जोधपुर राज्य को दे दिया था ऊधा ने कि आप मुझे सपोर्ट कर देंगे। मैंने अपने पिता को तो मार दिया लेकिन फिर भी आप मुझे सपोर्ट कर देंगे। तो देखो, एक तो ये राज्य बिखरा पड़ा था। एक मेड़ता का सामंत था दूधा, उसने सांबर क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया था, जबकि सांबर पर किनका अधिकार था? इनका अधिकार था, मेवाड़ वालों का। यानी कहने का मतलब ये है कि मेवाड़ राज्य को कई राजाओं ने आपस में बांट लिया। इसके अलावा पड़ोसी मुस्लिम राज्यों, जिनमें दिल्ली भी था, मालवा था, गुजरात था, उनकी भी मेवाड़ पर नज़र थी। और इसके अलावा दिल्ली के इब्राहिम लोदी की निगाहें भी किसके ऊपर टिकी हुई थी? दिल्ली के इब्राहिम लोदी की निगाहें भी मेवाड़ पर टिकी हुई। ये सब इनके सामने कठिनाइयाँ आपको दिख गई होगी। ये इतने सारे क्षेत्र, यानी देखा जाए तो केवल मेवाड़ का राज्य चित्तौड़ और आसपास ही सीमित रह गया था। देखते हैं सांगा इन चीज़ों का मुकाबला कैसे करते हैं, इन कठिनाइयों से कैसे उभरते हैं सांगा। लेकिन देखो साथ में कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, ठोकरे खाने वाले को ही दिमाग आता है। और सांगा बचपन से ही ठोकरे खा रहा था। और देखो, ठोकरे खाने वाला क्या करता है? अदम्य साहस से सामना करता है ऐसी चीज़ों का। तो सर्वप्रथम सांगा ने सीमा पंक्तियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया, यानी जो बॉर्डर के जो दुर्ग हैं उनको मजबूत किया जाए और वहाँ पर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को बैठाया जाए। तो इन्होंने क्या किया? अजमेर से लेकर भीलवाड़ा का जितना भी क्षेत्र था, मांडल, फूलिया, अजमेर से लेकर भीलवाड़ा तक का क्षेत्र अपने सहयोगी और अब ससुर भी बन चुके थे और जिनके पास इन्होंने शरण ली थी, करमचंद पंवार। तो करमचंद पंवार को ये क्षेत्र इन्होंने सौंप दिया। और ऐसा करने के बाद अब उत्तर और उत्तर पूर्व वाली बॉर्डर सुरक्षित हो गई। तो सबसे पहले ये सीमा तो इन्होंने सुरक्षित कर दी और न केवल इनको ये भार दिया बल्कि सांगा ने इनको रावत की उपाधि भी दी। ठीक है, सम्मान भी दिया। तो उत्तर पूर्वी सीमा की सुरक्षा हमने देख ली है। सांगा ने इस समस्या पर तो ऐसे निजात पा लिया। इसके अलावा बात करें दक्षिण और पश्चिम, तो साउथ और वेस्ट राज्य जिनमें सिरोही, वागड़, मारवाड़, जैसा कि हमने पढ़ चुका था कि ऊधा ने अपने राजा बनने की चाह में, राजा बनने की महत्वाकांक्षा में अपने मेवाड़ राज्य को इन लोगों में बांट दिया था। तो अब इन राजाओं को सबसे पहले राणा सांगा ने ऐसा नहीं भाई मैं तुम्हारा राज्य छीन लूँगा, ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इनके साथ मित्रता की, दोस्ती की और एक राजपूत राज्यों का संगठन बना लिया, यूनियन बना ली राजपूत राजाओं की कि आप एक काम करो, आप ही रहो इनके मालिक, लेकिन आप सामंत की भूमिका में रहो। तब जब भी मैं कहूँ तब आपको सैन्य यानी सेना के साथ उपस्थित होना है। और इन राजाओं ने भी हामी भर दी और देखते देखते राजपूत राज्यों का एक संगठन खड़ा कर लिया। इसका मतलब महाराणा सांगा कूटनीतिज्ञ तो थे, कूटनीति के मामले में इनका कोई सानी नहीं। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों किया भाई? भाई बंधुओं को हराकर जीतना क्या जीतना। अब्दुल कलाम सर ने कहा था एक लाइन, याद है आपको? छोटे लक्ष्य देखना भी अपराध है। राणा सांगा पर सटीक बैठती है ये लाइन। बात करेंगे इनकी महत्वाकांक्षाएं।
और संघर्ष की दास्तान। यानी आखिर राणा सांगा की कितनी बड़ी सोच थी, आखिर वो इससे कितना अधिक सोच रहे थे, क्योंकि छोटे लक्ष्य देखना भी अपराध है, मैंने ऐसे तो नहीं लिखा। देखो, इनकी महत्वाकांक्षाओं और संघर्ष की दास्तान को हम पढ़ेंगे। सांगा एक वीर योद्धा था, इस मामले में किसी को भी शक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका मालवा के साथ संघर्ष, उसके बाद में सांगा का गुजरात के साथ संघर्ष, उसके बाद में दिल्ली के साथ संघर्ष और फिर मुगलों के साथ संघर्ष। क्रमबद्धता से पढ़ेंगे, दोबारा से देख लो, समय ले लो चाहे 5 सेकंड का। सबसे पहले मालवा के साथ, फिर गुजरात के साथ, फिर दिल्ली के साथ और फिर अंत में मुगलों के साथ। तो सबसे पहले मालवा के साथ संघर्ष शुरू करते हैं। देखो, सर्वप्रथम हमारे मन मस्तिष्क में ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर मालवा के साथ ऐसी क्या समस्याएं आ गई थी कि मेवाड़ को संघर्ष करना पड़ा। आखिर संघर्ष के क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण था परंपरागत शत्रुता। जैसा कि हमने देखा, कुंभा और महमूद खिलजी ताउम्र परस्पर युद्धों में संघर्षरत रहे, तो परंपरागत शत्रुता एक कारण। दूसरा कारण मालवा की प्रसारवादी नीति। यानी मालवा ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि महमूद खिलजी प्रथम ने ये विचार त्याग दिया था आखिरी में कि यार मेवाड़ को जीतना तो असंभव है, यानी कुंभा को हराना तो असंभव है, तो उसने सीमावर्ती दुर्गों को हड़पना शुरू कर दिया था। उसी नीति पर उसके उत्तराधिकारी या उसके वंशज भी उसी नीति पर रहे, यानी उन्होंने भी सीमावर्ती दुर्गों को जीतना जारी रखा। तो देखो, अब ऐसा सांगा जैसा व्यक्ति ऐसा देखना चाहेगा क्या? बिल्कुल ही नहीं। इसके अलावा दोनों राजाओं की धार्मिक कट्टरता, यानी मालवा का सुल्तान मुस्लिम था और राणा सांगा हिंदू धर्म या सनातन धर्म से संबंधित था। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण, सांगा स्वयं को हिंदू धर्म तथा संस्कृति का पोषक, यानी इसका पोषण करने वाला, हिंदू धर्म को पालने वाला और इसका रक्षक मानता था। यानी सांगा को हमेशा दिलो दिमाग में ये ख्याल रहता था कि मैं हिंदू धर्म और संस्कृति का पोषक हूँ, और न केवल पोषक हूँ बल्कि इसका रक्षक भी हूँ। जब भी हिंदुओं पर संकट आएगा मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा, न केवल विरोध करूंगा बल्कि जीत के दिखाऊंगा। उक्त कारण लगभग हर संघर्ष के रहते हैं, ठीक है। यह आप आंख बंद करके लिख देना, चाहे RS मेंस में लिख लेना, है ना। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं देते हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, तो उनमें पूछ लिया जाता है कि मालवा और सांगा के बीच में तात्कालिक संघर्ष के कारण क्या थे, यानी तात्कालिक कारण क्या था, वो कारण बताइए जिसके कारण तुरंत युद्ध हो गया, यानी जिसने चिंगारी का काम किया। तो वो कारण अब हम देख रहे हैं। ये कारण था मालवा में सीट की जंग, कुर्सी पाने की जंग। देखो, होता क्या है कि मालवा में 1511 AD में मालवा का शासक नासिरुद्दीन मर जाता है, और नासिरुद्दीन के मरने के बाद में उसका लड़का महमूद सेकंड सुल्तान बनता है। लेकिन महमूद सेकंड का भाई, यानी नासिरुद्दीन का दूसरा लड़का साहिब खान, वो महमूद सेकंड को हटा देता है और खुद राजा बन जाता है। तब महमूद सेकंड की मदद करता है मेदिनी राय नाम का एक समझदार व्यक्ति, और जिसे युद्ध कला में यानी कूटनीति में जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, जिसके जैसा कोई दूसरा ही नहीं था कूटनीति में। तो मेदिनी राय की मदद से महमूद खिलजी द्वितीय या महमूद सेकंड साहिब खान को हरा देता है और वापस सुल्तान बन जाता है। तो अब महमूद खिलजी द्वितीय यानी महमूद सेकंड अब मालवा के सुल्तान बन जाते हैं। अब भाई मेदिनी राय ने इतनी मदद की थी तो महमूद खिलजी सेकंड मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री बना देते हैं, और इससे मुस्लिम बाहुल मालवा के रियासत में ऐसा होना एक अचंबा था। तो सभी ने सुल्तान के धीरे धीरे कान भरने शुरू कर दिए। किसके खिलाफ? मेदिनी राय के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया महमूद को, और उनके बहकावे में आकर महमूद खिलजी ने मेदिनी राय को देश निकाला दे दिया कि आपको अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तो मेदिनी राय चला जाता है सांगा के पास और हेल्प मांगता है। अब सांगा सेना लेकर तैयारी करता है चढ़ावे की,
किधर चढ़ावे की? मालवा की तरफ, क्योंकि सांगा भी आपको पता है प्रसारवादी नीति में विश्वास रखता था और उसने अपने पड़ोसी राजपूत राजाओं से गठबंधन कर ही लिया था, तो अब वो दूर की सोच रख रहा था। और अब होता है इतिहास प्रसिद्ध गागरोन युद्ध। ठीक है, तो अब हम गागरोन युद्ध के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो सांगा मेदिनी राय के पास मेदिनी राय सांगा के पास आता है और सांगा की सेना और सांगा स्वयं गागरोन पर चढ़ाई कर देते हैं और गागरोन और चंदेरी को जीतकर ये क्षेत्र किसको दे देते हैं? ये मेदिनी राय को दे देते हैं। यानी अब मेदिनी राय गागरोन और चंदेरी का सामंत बना दिया जाता है। ठीक है, और इनका सर्वे सर्वा हो जाता है। इस बात से महमूद खिलजी द्वितीय को ये लगता है कि सांगा हमारे राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और वो नाराज हो जाता है, चिढ़ जाता है वो, और वो गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह की उससे हाथ मिलाकर, उससे मिलकर, उसकी हेल्प से 1519 में गागरोन पर अटैक कर देता है और वहां पर ऑलरेडी सांगा और मेदिनी राय रहते हैं। तो दोनों पक्ष तैयार हैं। अब एक तरफ है मालवा महमूद खिलजी सेकंड और उसका साथ दे रहा है गुजरात का मुजफ्फर शाह, दूसरी तरफ है सांगा और मेदिनी राय। युद्ध होता है और यहाँ पर वही राणा की जीत, राणा सांगा विजय होते हैं। महमूद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आपको मैं बता दूं, गिरफ्तार करने में सबसे बड़ा योगदान था हरिदास चारण का। यानी हरिदास चारण ने ही पकड़ा था इसको, महमूद को युद्ध में, और इसको गिरफ्तार कर लिया था। तब सांगा इतना खुश हुआ कि हरिदास चारण को पूरा राज्य ऑफर कर दिया था कि आप चाहो तो मेवाड़ के राजा बन जाओ, मैं इतना खुश हूँ। लेकिन हरिदास चारण केवल 12 गांव लेकर ही खुश रहा। उसने कहा कि मालिक, हमारे लिए तो ये 12 गांव ही पेट भरने का यही उपाय हो जाएंगे, बाकी के शासक आप ही रहें और आप ही इसके हकदार हैं। और महमूद को गिरफ्तार कर लिया है हरिदास चारण की मदद से और उसको 6 महीने तक जेल में रखा। और उसके बाद में जैसे मुट्ठी बंधी, अब हाथ खोल दिया। इसका मतलब है सांगा को जेल से सांगा ने महमूद को जेल से छोड़ दिया और महमूद खिलजी को जेल से रिहा कर दिया। लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं था, समझ रहे हो ना आप, इतना भी उदार दिल का नहीं था राणा सांगा। लेकिन ये कहते हैं कि राजाओं को पकड़ना और छोड़ना, इज्जत के साथ छोड़ देना, यानी सम्मान के साथ छोड़ देना, सांगा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, ये इतिहास में लिखा हुआ है, कई पुस्तकों में लिखा और बिल्कुल सत्य है। लेकिन महमूद खिलजी को तो छोड़ दिया, लेकिन उसके पुत्र को जामीन के तौर पर चित्तौड़गढ़ रख लिया। ठीक है, तो महमूद खिलजी द्वितीय के पुत्र को ओल का रूप में या जामीन का रूप में, आपने क्यों ना जामणो, तो जामिना का रूप में रख लिया। ठीक है, हाँ भाई, बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट तो वैसे पता चली गया आपको, सांगा की जीत हुई थी। लेकिन एक और परिणाम इस युद्ध का निकला और इस युद्ध से मेवाड़ को काफी उपजाऊ प्रदेश प्राप्त हुए। मालवा के काफी उपजाऊ प्रदेशों पर सांगा ने कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। हाँ भाई, एक मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं निजामुद्दीन अहमद, और निजामुद्दीन अहमद ने राणा सांगा द्वारा महमूद खिलजी द्वितीय को पकड़ना और उसके बाद में 6 महीने जेल में रख के उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करके छोड़ देना, इस उदार व्यवहार की प्रशंसा की है। देखो, एक कहानी सुन लो यहाँ पर कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 6 महीने रखा और फिर छोड़ दिया, ऐसा कैसे हुआ होगा। तो होता क्या है कि जेल में एक दिन वो बैठा था, तो सांगा जेल की विजिट कर रहे थे, तो सांगा ने ऐसे मतलब सम्मान के साथ एक चीज़ उनको दी, मतलब कोई उपहार था, तो वो उनको पकड़ाया, भाई ले भाई तू भी तो सुल्तान है। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं सुल्तान नहीं, आप एक राजा हैं, यानी आप तो सुल्तान हैं और मैं एक कैदी, और इनमें समानता का व्यवहार नहीं है, तो मैं गर्दन झुका के ही इस चीज़ को स्वीकार करूंगा, गर्दन उठाकर नहीं ले सकता आपकी इस गिफ्ट को मैं। सांगा को ये बात अच्छी लगी और उसके बाद में उसको रिलीज़ कर दिया, उसके बेटे को जामने के रूप में रख लिया। ठीक है, तो ये बात मैंने बता दी। तो ये ऐसा है, तो इस व्यवहार की निजामुद्दीन अहमद ने प्रशंसा की है। लेकिन
आप सब जानते हैं कि एक राजा के रूप में ऐसा व्यवहार ये राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिणाम है। यानी आपको राजनीतिक रूप से आप दूरदर्शी नहीं हैं, ओपेक नहीं है आपकी सोच, ऐसा लिखा है डॉक्टर ओझा ने। तो डॉक्टर ओझा तो इसे राजनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम बताते हैं और निजामुद्दीन अहमद इस व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। अब आगे, तो जैसा कि साथियों ये तो था मालवा के साथ संबंध, और अब हम बात करेंगे सांगा और गुजरात का संघर्ष, नंबर 2। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के साथ। हाँ भाई, सांगा और यानी सीधी सी बात है, मेवाड़ वर्सेस गुजरात होने के कारण क्या है? तो कारण वही है, दोनों की प्रसारवादी नीति। गुजरात का मुजफ्फर शाह भी चाहता था कि मेरे राज्य की सीमा बढ़े, और एक वही प्रश्न जो नागौर का था, आपने देखा होगा ना शम्स खां वाला, महाराणा कुंभा के समय का वीडियो देख लेना, कुंभा के ऊपर राजनीतिक उपलब्धियों वाला भाग 1, उसमें मैंने ये क्लियर कर रखा था। तो अभी भी नागौर पर मेवाड़ का ही कंट्रोल था, तो नागौर को स्वतंत्र कराने की गुजरात की इच्छा थी, और गुजरात और नागौर के बीच में बेटी का संबंध भी था, बहन बेटी भी दे रखी थी एक दूसरे ने। लेकिन ये प्रमुख कारण नहीं थे। प्रमुख कारण क्या है? वो है मेवाड़ और गुजरात राज्य के बीच में एक सामरिक रूप में यानी बफर स्टेट था ईडर। तो ईडर की सीट का मैटर मुख्य कारण रहा। तो तात्कालिक कारण है ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष कह दो या ईडर की कुर्सी का मामला कह दो। देखो, ईडर पर राव भाण राज कर रहा था। राव भाण के 2 लड़के थे, एक सूर्यमल था और एक भीम था। राव भाण के मरते ही सूर्यमल राजा बनता है, लेकिन सूर्यमल केवल 13 महीने राज कर पाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में रायमल राजा बनता है। रायमल नाबालिग होता है, तो रायमल को लात मारकर निकाल देता है इसका चाचा भीम, यानी वो इसको कुर्सी से हटा देता है, और भीम ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है, और भीम की मृत्यु के बाद में भीम का लड़का भारमल ईडर का शासक बन जाता है। अब कहानी समझो, रायमल को जैसे ही वो धक्का देकर बाहर निकाल देता है भीम, तो रायमल कहाँ आ जाता है? राणा सांगा के पास आता है, और सांगा से हेल्प मांगता है। सांगा ने हेल्प देने को तैयार हो जाता है सांगा। इधर होता क्या है, सांगा वेट कर रहा होता है, और वो भीम पर अटैक नहीं करता सांगा, बल्कि भीम की थोड़े दिनों बाद में मृत्यु हो जाती है और भीम का लड़का भारमल वहाँ का शासक बन जाता है। तो सांगा क्या करता है कि भारमल को हटाकर रायमल को वहाँ बैठा देते हैं ईडर की कुर्सी पर वापस। अब भारमल भी साहब ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ कर रहने वाला थोड़ी था, वो गुजरात नरेश मुजफ्फर के पास चला जाता है, वो भी हेल्प मांगने। मामला आगे बढ़ता है। गुजरात नरेश मुजफ्फर शाह है, ये क्या करते हैं मुजफ्फर शाह? ये अपने सेनापति निजामुल मुल्क को एक बड़ी सेना देकर चित्तौड़ पर चढ़ाई करने को भेजते हैं, यानी ईडर पर चढ़ाई करने को भेजते हैं। तो भाई ईडर का ही मामला है, तो ईडर पर भेजते हैं। ईडर पर रायमल बैठा हुआ था, दोनों के बीच में युद्ध होता है, निजामुल मुल्क और रायमल के। इसमें निजामुल मुल्क जीत जाता है, और जीतने के बाद में फिर से भारमल को राजा बना देता है, और जहीरुल मुल्क एक सैनिक था, निजामुल मुल्क का बेटा ही था, तो इसको भारमल की सिक्योरिटी दे देते हैं, यानी आप इसकी सुरक्षा करोगे। कुछ 25-30 सैनिक इसके साथ छोड़ देते हैं, 25 लिखा हुआ है पुस्तकों में, तो 25 सैनिकों के साथ जहीरुल मुल्क को ये कह देते हैं भाई आप भारमल की रक्षा करेंगे, और खुद निजामुल मुल्क वापस आ जाता है मुजफ्फर शाह के पास। तो अब की परिस्थितियां ऐसी है कि ईडर में भारमल बैठा हुआ है और इसकी सुरक्षा कर रहे हैं साहब कौन? जहीरुल मुल्क। रायमल पहाड़ियों में चला जाता था, पहाड़ियों में चला गया था रायमल। तब रायमल ने देखा कि जहीरुल मुल्क ही वहां पर मुख्य रूप से भारमल की रक्षा कर रहा है और 25 ही सैनिक है, तो रायमल अपनी सैनिक टुकड़ियों को लेकर जहीरुल मुल्क पर अटैक करता है और जहीरुल मुल्क को मार देता है और भारमल को हटाकर खुद वापस राजा बन जाता है। ये समाचार गुजरात पहुंचते हैं और अब मुजफ्फर शाह ने बोल दिया कि अब किसी सेनापति को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। और मुजफ्फर शाह स्वयं सेना लेकर ईडर पर अटैक करता है, यानी वर्सेज होता है रायमल,
उधर से सांगा को भी ये न्यूज मिलती है कि यार रायमल को परेशान किया जा रहा है। तो देखो सांगा भी सेना लेके आ जाता है और देखो अब होता क्या है, एक ही दिन में सांगा ईडर को जीत लेता है और उसी दिन मुजफ्फर शाह की सेना जो भाग रही होती है उसका पीछा करता है और अहमदनगर को भी सांगा लूटता है। अहमदनगर जो आज का अहमदाबाद हो सकता है, यही इसको भी लूटता है और उसके बाद में बड़नगर, बीसल नगर होता हुआ वापस सेना लेकर चित्तौड़ आ जाता है। यानी परमानेंट ये कुर्सी किसको दिला देता है, ये रायमल को। लेकिन कहते हैं वो योद्धा ही क्या जो एक बार हार कर हार मान जाए। मुजफ्फर शाह भी एक योद्धा था और वो कहाँ हार मानने वाला था, उसने सैनिक तैयारी शुरू कर दी। इसका साथ देने के लिए सोरठ का हाकिम मलिक अय्याज, ध्यान से याद रख लेना, ये मलिक अय्याज, ये बहुत जरूरी भी है, यही प्रश्न पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा कभी भी। तो मलिक अय्याज भी अपनी सेना लेकर किसके पास आ गया, मुजफ्फर शाह के पास आ गया। ये सोरठ क्षेत्र का हाकिम था और कीवामुल मुल्क को सेना देकर चित्तौड़ भेजता है। यानी मुजफ्फर शाह तो अपना सेनापति बनाता है कीवामुल मुल्क को, लेकिन कीवामुल मुल्क के साथ मलिक अय्याज को भी भेजता है और मलिक अय्याज के पास खुद के 1 लाख सैनिक थे और कीवामुल मुल्क के साथ केवल 20,000 सैनिक थे। यानी 1,20,000 की सेना लेकर चित्तौड़गढ़ अभियान की ओर रवाना हो जाती है गुजरात की सेना। ध्यान से सुनना, इसमें इस समय मुजफ्फर शाह साथ नहीं है। ये सेना साहब मोडासा क्षेत्र को जीतती हुई डूंगरपुर बढ़ती है और डूंगरपुर क्षेत्र को जीतती हुई बांसवाड़ा बढ़ती है। इन क्षेत्रों को बिल्कुल रोंद डालते हैं उपजाऊ प्रदेश को, और इसके बाद में यही सेना बांसवाड़ा से मंदसौर पहुंचती है। अब देखो साहब, ये मंदसौर पे मामला रुक गया है, सामने से भी एक तीर आ रहा है, तो इधर चलते हैं। राणा को ये न्यूज मिल गई कि मलिक अय्याज और कीवामुल मुल्क गुजरात की सेना लेकर आ रहे हैं। तो ये न्यूज मिलते राणा भी रवाना हो गया और ये राणा कहाँ पहुंच जाते हैं, मंदसौर पहुंच जाते हैं। तो दोनों सेनाएं मंदसौर के पास एक दूसरे के आमने सामने डट जाती आकर। लेकिन होता क्या है कि गुजरात के कुछ सैनिक मलिक अय्याज को कुछ कटाक्ष करके कुछ बुरे शब्द कह देते हैं और इससे सैनिक अधिकारियों में कटुता आ जाती है और मलिक अय्याज क्या करता है, राणा से संधि कर लेता है बिना युद्ध किए और वापस गुजरात चला जाता है। तो अब कीवामुल मुल्क कौन से झंडे गाड़ लेगा, वो भी रवाना हो गया उसके साथ साथ ही, यानी बिना लड़ी अब गुजरात सुल्तान फिर से तैयारी करता है। लेकिन एक घटना सुनना आप ध्यान से, आपको याद हो तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसका मालवा वाले का लड़का जामीन के रूप में रखा था राणा सांगा ने, ऐसा ही गुजरात वाले के साथ भी हुआ, देखना आप। इसीलिए तो कहते हैं कि सांगा वो राजा था जिसके लिए दूसरे राजाओं को गिरफ्तार करना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करके वापस छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक घटना होती है, मुजफ्फर शाह का एक लड़का होता है। देखो इसके 2 लड़के थे मेनली, ये देखना, वैसे तो कई लड़के थे लेकिन 2 लड़के मेन थे। एक तो सिकंदर शाह, ये बड़ा लड़का था, और दूसरा लड़का था बहादुर खां। तो ये दोनों कुर्सी के लिए इनके बीच में तनातनी मच गई। भाई मुजफ्फर शाह जिंदा ही था, हालांकि मरा नहीं था, लेकिन इसका जिंदा रहते ही ये बहादुर खां ये चाहता था कि सिकंदर शाह की बजाय मुझे क्या मिले, सुल्तान की पदवी मिलनी चाहिए। तब साहब इनके इस संघर्ष से ये सिकंदर शाह क्या करता है, सांगा के पास चला जाता है, क्योंकि ये बहादुर खां इसको हरा देता है और ये सांगा के पास चित्तौड़गढ़ जाके रहने लग जाता है कि मेरा बड़ा भाई है, मेरा छोटा वाला भाई है ना, उसकी नीयत खराब है और वो मेरे को क्या करना चाह रहा है कि मेरे को हटा के खुद राजा बनना चाह रहा है। तो देखो साहब ये सांगा के पास चला जाता है और चित्तौड़गढ़ रहने लगता है और राणा सांगा की माँ इस सिकंदर शाह के साथ पुत्रवत व्यवहार करती है, बेटे की जैसा व्यवहार करती है। बाद में जब ये गुजरात का सुल्तान फिर से युद्ध की तैयारी करने लगता है इस मलिक अय्याज वाले मैटर के बाद, तो ये इसको अब राणा सांगा अपने पास से छोड़ देते हैं। ये गुजरात आता है सिकंदर शाह और ये सारी बात बताता है
तो अब गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह युद्ध का विचार हमेशा के लिए छोड़ देता है, और अगर फिर भी युद्ध करे तो फिर तो अपनी यूँ माने कि फिर तो एहसान फरामोश वाली बात हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये था गुजरात का प्रकरण। 2 मैटर तो सल्टा दिए अपन ने, एक तो मालवा के साथ और एक गुजरात के साथ। हाँ भाई, अब बात करेंगे सांगा और दिल्ली सल्तनत, यानी सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। क्योंकि दिल्ली पर सांगा के काल में पहले सिकंदर लोदी बैठा हुआ था, लेकिन 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में बैठता है इब्राहिम लोदी। तो सबसे पहले सिकंदर लोदी के काल से ही बात करेंगे। सिकंदर लोदी ने, एक बात ध्यान रखना, 1504 में आगरा शहर बसाया था। सिकंदर लोदी के काल से ही दिल्ली के जो बॉर्डर वाले राज्य थे उन पर सांगा ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, यानी उन क्षेत्रों को सांगा ने जीतना शुरू कर दिया। क्योंकि मालवा और गुजरात को तो इसने लगभग उनकी तो कहानी खत्म कर दी थी। तो उसके बाद में इसकी नज़र पड़ी सांगा की किधर, उत्तरी क्षेत्र, है ना। जैसा कि मैंने कहा, ये संपूर्ण हिंदू धर्म का पोषक और रक्षक मानता था खुद को, तो ये पूरे उत्तर भारत को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे राणा सांगा। तो सांगा ने ये क्षेत्र जीतना शुरू कर दिए, लेकिन सिकंदर लोदी है ना, निर्बल था, यानी कमज़ोर था, और ये राणा सांगा के साथ वर्सेज नहीं हो सका, यानी इसने कभी भी राणा सांगा का विरोध ही नहीं किया, राणा सांगा से कोई युद्ध ही नहीं लड़ा। लेकिन 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, और अब दिल्ली का नया सुल्तान बनता है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का लड़का। और ये 1517 की बात है। 1517 में ये नया सुल्तान बनता है दिल्ली का, लोदी वंश का नया शासक, और आखिरी शासक भी था लोदी वंश का। इसको और आगे बाबर ने इसको मार ही डाला था, और उसके बाद में बाबर ने दिल्ली पर राज कर लिया था, और वहीं से मुगल वंश की यात्रा शुरू हो जाती है दिल्ली पर। हाँ भाई, दोनों ही विस्तारवादी नीति में विश्वास करते थे, दोनों ही विस्तारवादी नीति के दीवाने थे। कौन कौन? सांगा और इब्राहिम लोदी। तो देखो साहब, जब इसको पता चला कि सांगा ने अपने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, तो ये मेवाड़ की ओर कूच कर देता है सेना लेकर। कौन? इब्राहिम लोदी। सांगा को भी ऐसे कोई बावड़ा ही थोड़ी था भाई, कोई पता ही नहीं चले कि उधर से सेना रवाना हो गई। सांगा को भी खबर मिल गई, और सांगा भी चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट हो गया सेना लेकर। देखो, ऐसे उंगली दिखाते हैं ना अपन भाई, अरे ओए, तो यही मामला है। सांगा भी इधर से रवाना हो गया कि अरे ओए, और ये दोनों मिलते हैं कहाँ? खातौली नामक स्थान पर, यानी खातौली में दोनों की सेनाएं टकराती है। ये खातौली बूंदी जिले में लिखते हैं पुस्तकों में, लेकिन बूंदी में नहीं है। ये वर्तमान में पीपलदा तहसील है कोटा जिले की, और कोटा में पड़ता है खातौली। तो खातौली नामक स्थान पर युद्ध होता है, और ये बात है 1517 ईस्वी की। रिजल्ट आप देखा ही मत करो, राणा सांगा पढ़ रहे हो आप, है ना। रिजल्ट की बात करें तो सांगा जीत जाते हैं, और जीतने के बाद में न केवल जीतते हैं, बल्कि लोदी को पुत्र को, यानी इब्राहिम लोदी का पुत्र भी सांगा के हाथ लग जाता है इस खातौली के युद्ध में। उसको पकड़ लेते हैं, और बाद में वही अच्छा व्यवहार करके उसको भी छोड़ देते हैं। ये तो आप याद ही रखना कि सुल्तानों को पकड़ना और फिर सम्मान के साथ उनको छोड़ देना, ये राणा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन साहब, इस खातौली के युद्ध में एक घटना हो जाती है। सांगा का बायां हाथ और एक पैर, इनसे ये लंगड़ा हो जाता है। आंख तो पृथ्वीराज के साथ उड़ गई, और अब हाथ भी उड़ गया, पैर भी उड़ गया, मतलब बिल्कुल कटा नहीं है, लेकिन ये लंगड़ा हो जाता है, यानी चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाती है सांगा को। और देखो भाई, एक कहावत है कि कुत्ता अगर 11 वर्ष और राजपूत अगर 18 वर्ष से ज़्यादा जिए ना, तो उनका जीवन बेकार है। देखो, मैंने भी एक दोहा सुना था, पूरा दोहा तो याद नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना। कहा जाता है, अगर राजपूत राजा 18 वर्ष से अधिक का जीवन जिए तो वह निरर्थक है, यानी इसका मतलब वो लड़ाई झगड़े नहीं करता, यानी वो युद्ध वगैरह में लिप्त नहीं रहता है, बल्कि छिप कर जीता है, यानी वो भयभीत राजा है, डर के साथ जीने वाला राजा है। लेकिन ध्यान रखना, अभी सांगा के राजकाज के 18 वर्ष नहीं हुए थे, यानी अभी तो उपलब्धियों के बारे में और पढ़ने को तैयार रहिए आप।
तो ये था दोस्तों खातौली का युद्ध। और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं 1517 से। इब्राहिम लोदी हार कर भाग जाता है। आगे की कहानी यहाँ से। संपूर्ण उत्तर भारत में खातौली की युद्ध के बाद, उसकी खातौली की जीत के बाद संपूर्ण उत्तर भारत में राणा सांगा की धाक जम जाती है। ठीक है। और अब राणा भारत पर हिंदू सत्ता लाना चाहता है। यानी राणा की अब ये सोच थी कि पूरे भारत पर हिंदू सत्ता काबिज हो जाए। दूसरी तरफ किसी तरह जी बचाकर भागा हुआ इब्राहिम लोदी फिर से युद्ध की तैयारी करने लगा। और इस बार वो मियां हुसैन फरमुली और मियां माखन दोनों को विशाल सेना लेकर अगले ही साल 1518 में भेजता है युद्ध करने के लिए। इतिहास की पुस्तकों में ये लिखा हुआ है कि मियां हुसैन फरमुली ने गद्दारी की थी और वो सांगा से मिल गया था। ऐसा पारसी तारीखें भी लिखती है, फरिश्ता वगैरह भी लिखते हैं, लेकिन देखो ये सत्य बात नहीं थी। ठीक है। 1518 ईस्वी में मियां हुसैन फरमुली और मियां माखन की सेना और इधर राणा सांगा की सेना। धौलपुर में बाड़ी तहसील है, उसी बाड़ी को बारी लिखते हैं पुस्तकों में, तो आप तो बाड़ी याद रखना। और बाड़ी तहसील यानी बाड़ी तहसील के मैदान में दोनों सेनाएं युद्ध मैदान में आ डटी और युद्ध होता है। और युद्ध का परिणाम वही मैंने जैसा कि कहा कि अभी सांगा के 18 वर्ष पूरे नहीं हुए राजकाज के, राणा सांगा की जीत हो जाती है इस बाड़ी के युद्ध में। तो आप एक बात ध्यान रखना कि इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा की दो संघर्ष हुए हैं। एक खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी और दूसरा बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी। और दोनों में ही कौन जीतता है? सांगा जीतता है। हाँ भाई, राणा की जीत हो जाती है। और राणा अब ये मानता है, राणा क्या मानता है, पूरे उत्तर भारत की जनता राणा सांगा को अपना नेता मानने लग जाती है। संपूर्ण उत्तर भारत का नेता उसे मान लिया जाता है। और देखो यहाँ कहीं दूसरे देश यानी भारत के अलावा कहीं दूसरे देश जो अन्य विदेशी शक्तियां थी वो भी राणा की शक्ति का लोहा मानने लगी और राणा सांगा के साम्राज्य को मान्यता देने लगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। ऐसा मत सोच लेना कि गुरुजी आज की जैसे आप तो आज की जैसे कह रहे हो कि जैसे अभी कोई नया राष्ट्र बने और उसको भारत, चाइना, अमेरिका, रसिया वगैरह उसको मान्यता देता है, वैसी बात करें आप तो बिल्कुल वैसी ही बात कर रहा हूँ मैं। भारत के बाहर जितनी भी विदेशी ताकतें थी वो भी राणा सांगा की शक्ति को मान्यता देने लगी और उसका लोहा मानने लगी। अब देखो एक घटनाक्रम दूसरी तरफ। उधर दिल्ली वर्सेज बाबर यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है 1526 में, जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मौत हो जाती है। लेकिन लोदियों की ताकत समाप्त नहीं होती है, ऐसा मत मानना, बल्कि इस युद्ध में किसी तरह से इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बच गया और वो अफगानों का नया लीडर बना। लेकिन वो ऐसा ही था और उसे ये पता था कि बाबर को चुनौती देना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए उसने अपने पुराने शत्रु सांगा से हेल्प मांगी। लेकिन ध्यान रखना, उसने सांगा को इस बार शत्रु मानकर नहीं बल्कि रक्षक मानकर मदद मांगी कि केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं और हमें वापस दिल्ली आप ही दिला सकते हैं। सांगा भी तैयार हो गए। अब ये मत बोल देना कि सर इसको राणा सांगा को उड़ता तितर लेने का कोई शौक ही था क्या? नहीं, ये बिल्कुल शौक नहीं था, बल्कि यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि सांगा को ये अच्छी तरीके से पता है कि जो मेरे से भीख मांग रहा है मदद की, इसका मतलब दिल्ली अपना ही है ना। तो यहाँ आप ये मत समझ लेना भाई सर ये सांगा की बेवकूफ़ी थी, नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आप मुझे याद दिला देना कि सर वो आखिर वो क्या बात है जो आप उस समय बताना चाह रहे थे कि महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई है वो सांगा के पास आके सांगा के साथ मिल भी गया, लेकिन फिर भी आगे जब खानवा का युद्ध होगा तो उसमें सांगा हार जाते हैं और वो उनका अंतिम युद्ध होता है जीवन का। तो आप वो बात बता रहे थे ना, वो बात बता देना कि सर, तो मेरे को याद आ जाएगी बिल्कुल उस टाइम तो मैं बता दूंगा।
नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर वो क्या बात थी जो आप वहाँ बता रहे थे, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ भाई, भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ। हाँ, सांगा भी रेडी हो गया, और सांगा का तैयार होने का मतलब है अब राजपूत और अफगान दोनों अब शत्रु नहीं रहे, और दोनों क्या हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। और ये इससे तैयार होता है एक नया अलायंस जिसका नाम है राजपूत अफगान गठबंधन। एक नया गठबंधन है ये। तो राजपूत अफगान गठबंधन पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना कि सांगा और महमूद लोदी जो कि अफगानों का नेता था, और सांगा जो कि न केवल राजपूतों बल्कि आप यूँ मानो संपूर्ण उत्तर भारत के हिंदू राजाओं का नेता बन चुका था उस समय। तो राजपूत और अफगानों के बीच में, इन दोनों के बीच में संधि होना और एक दूसरे को मदद के लिए तैयार रहने वाला गठबंधन ही राजपूत अफगान गठबंधन था। हालांकि ये राजपूत अफगान गठबंधन बाबर और सांगा के बीच में युद्ध होने का एक कारण भी बनता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बोर होने लग जाएंगे अपन, इसलिए अपन वही विषय वस्तु की बात करेंगे। धीरे धीरे हसन खां मेवाती और अन्य अफगान, हसन खां मेवाती और अन्य अफगान नेता भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। ये हसन खां मेवाती, याद रखना, ये राणा सांगा की सेना के सेनापति बने थे उस युद्ध में, हरावल में शामिल थे, यानी आगे वाली पंक्ति में शामिल थे। तो ये भी इस गठबंधन में शामिल हो गए, ये भी अफगान नेता थे। हाँ भाई, इस गठबंधन पर एक इतिहासकार हुए हैं विलियम, और विलियम ने इस गठबंधन को अपवित्र गठबंधन कहा था। और बिल्कुल मैं विलियम के साथ ही जाना चाहूँगा कि ये महोदय बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक अपवित्र गठबंधन था, राजपूत अफगान गठबंधन। देखते हैं आगे गठबंधन क्या गुल खिलाता है। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष आपने पढ़ा, और अभी तक आपने पढ़ा कि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान है वो मारा जाता है, और दिल्ली पर अब बाबर बैठ जाते हैं, और इधर सांगा। अब दिल्ली के थोड़ा सा पास, दिल्ली और आगरा के पास में एक गांव है पीलिया खाल, यानी पीलिया खाल, खाल होती है ना, पीलिया खाल। तो वो गांव सांगा का बॉर्डर हो जाती है, देखा, और ये आगरा से महज 26 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पानीपत की विजय के बाद बाबर के दो ही प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, एक तो राजपूत और दूसरा अफगानों की शक्ति अभी उसने नष्ट नहीं की थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी को हरा जरूर दिया था, लेकिन उसको पता था कि अफगानों की शक्ति अभी है, और महमूद लोदी उसको लीड कर रहा है। तो बाबर के सामने, बाबर इस मामले में विचार करता है, और आगरा में युद्ध काउंसिल यानी वार काउंसिल जो उसकी समिति होती है, उससे वो राय लेता है कि भाई पहले राजपूतों से निपटा जाए या अफगानों से। तो काउंसिल ने कहा कि पहले अफगानों से निपटा जाए, और काउंसिल यही सलाह देती है कि पहले जो अफगानों के पास जो बची हुई ताकत है इसको समाप्त करा जाए। लेकिन उस दौरान कुछ घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि राजपूत अफगान गठबंधन जो कि अभी अपन ने पढ़ा है। तो राजपूत अफगान गठबंधन और कुछ अन्य घटनाओं के कारण बाबर को युद्ध परिषद की सलाह होने के बावजूद बाबर को पहले राजपूतों से संघर्ष करना पड़ा। तो आप यूँ माने कि राजपूतों से निपटने का राजपूतों के साथ बाबर के युद्ध का सबसे बड़ा कारण हो सकता है ये राजपूत अफगान गठबंधन। इसके अलावा कुछ और भी कारण थे, तो दोनों के बीच में संघर्ष होने के कारणों की बात करेंगे कि आखिर वो क्या कारण थे जिनकी वजह से बाबर और सांगा को एक दूसरे के सामने आना पड़ा। बहुत अच्छा वृत्तांत है, मैं कोशिश करूंगा, मैं बिल्कुल पूर्ण मनोवेग से ये समझाने की कोशिश करूंगा, इसको रोचक भी बनाने की कोशिश करूंगा, तो आप ध्यान रखना। और ये हाइलाइटर है, इसके साथ चलना बस। हाँ भाई, तो दोनों के बीच में संघर्ष होने के कारण, तो पहला कारण है पानीपत युद्ध से पूर्व समझौते का उल्लंघन। देखो, जब बाबर बलूचिस्तान में था तब उसने एक मैसेज भेजा था ऐसा, किसको? सांगा को, कि भाई जब मैं इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करूं तो तू उधर से सेना लेके आना।
ऐसा ये बाबरनामा में लिखता है। लेकिन एक मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास नामक घटना है, जैसा कि मैंने थंबनेल में दे रखा है ना कि यहाँ भी बागेश्वर धाम का आशीर्वाद था, तो उसी बात को क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो, मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखी गई है, यानी 1920 के आसपास ये पुस्तक लिखी थी। ये लिखी थी पंडित अक्षयनाथ ने। किसने लिखी? पंडित अक्षयनाथ ने। और इसमें पंडित अक्षयनाथ ने अपने पूर्वजों की डायरियों के विवरण दिए। पुस्तक का क्या नाम है? मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास। और लिखने वाले कौन है? पंडित अक्षयनाथ। और इन्हीं के पूर्वज थे बागेश्वर पुरोहित, यानी बागेश्वर महाराज। अब पंडित अक्षयनाथ के पूर्वज थे बागेश्वर महाराज, और ये बागेश्वर महाराज खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ, राणा सांगा के दैनिक कामों को लिखते थे, और उन्हीं की डायरी है ये। और उसी डायरी के आधार पर इन बागेश्वर महाराज के ही वंशज पंडित अक्षयनाथ ने इस डायरी में जो लिखा है वो मैं आपको बता दूं। इस डायरी में ये लिखा हुआ है कि बाबर के निवेदन पर संधि जरूर हुई थी, और ये संधि में राणा सांगा की तरफ से संधि करने वाले व्यक्ति का नाम है सलहदी तंवर। ये रायसेन का था, रायसेन का जागीरदार था सलहदी तंवर, और राणा सांगा ने सलहदी तंवर को बाबर से संधि करने भेजा था। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये इस डायरी में भी लिखा हुआ है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि इस संधि का उल्लंघन भी राणा सांगा ने ही किया था। यानी बिल्कुल ये सत्य है कि ये समझौता हुआ था कि जब तू, यानी बाबर को, कि जब तू उधर से इब्राहिम लोदी पर अटैक करे तब पीछे से मैं भी अटैक करूँगा इस साइड से। और बिल्कुल ये संधि हुई थी, लेकिन सांगा ने इस तरफ से इब्राहिम लोदी पर अटैक नहीं किया। ऐसा क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण है कि सांगा ने अपनी युद्ध परिषद से सलाह ली, तो सामंतों ने कहा कि महाराज, सांप को दूध पिलाने से क्या फायदा, यानी सांप को दूध क्यों पिलाएं, यानी धोखेबाज आस्तीन के सांप को क्यों पाला जाए। और मैं भी बिल्कुल सामंतों की राय से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल अच्छा किया जो इस तरफ से नहीं गए, क्योंकि नहीं तो भारत का इतिहास वाकई दूसरी करवट ले लिया होता इस समय। हो सकता था उसके बाद में सांगा भारत का सुल्तान रहता, या सांगा भारत का, पूरे भारत, अखिल भारत का नरेश रहता। तो देखो, बाबरनामा में बाबर कहता है कि मैंने पानीपत जीत लिया, लेकिन अभी तक वो काफिर नहीं आया, यानी जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता उसको काफिर कहते हैं। ठीक है, तो बाबरनामा में लिखता है कि मैंने पानीपत जीत लिया है, लेकिन अभी तक वो काफिर नहीं आया। रसब्रुक, विलियम और एर्स्किन इस कारण से एग्री करते हैं, बाकी और कोई भी बाबरनामा पे विश्वास नहीं करता। लेकिन मैंने कहा, जैसा कि मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास जो पंडित अक्षयनाथ ने लिखी है, और जो बागेश्वर महाराज हैं उनकी टिप्पणियां भी हमने पढ़ी, तो इसका मतलब वाकई संधि तो हुई थी। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि बाबर ने सांगा से लड़ने का ये मस्त बहाना बनाया, एक नंबर बहाना बनाया है। सांगा से लड़ने का बहुत बढ़िया बहाना बना लिया है कि उधर से मैंने पानीपत जीत लिया, लेकिन तू क्यों नहीं आया, और इसलिए तू नहीं आया इसलिए मैं तेरे ऊपर अटैक करूँगा। ये मस्त बहाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण, दोनों के बीच में झगड़ा या युद्ध होने का दूसरा कारण, धार्मिक पोषक बनकर सांगा ने सल्तनत के अनेक हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। और न केवल कब्जा कर लिया, बल्कि वहाँ से मुस्लिम जनता जो उन क्षेत्रों में रहती थी उनको दंडित किया, मस्जिदें तुड़वा दी, और उनको भगा भी दिया था सांगा ने उन क्षेत्रों से, यानी मुसलमानों को भगा दिया वहाँ कब्जा कर करके। और जो खंडार क्षेत्र है माधोपुर वाला, सवाई माधोपुर वाला, इसका तो विवरण भी मिलता है कई पुस्तकों में। और ऐसा इन्होंने खंडार सहित लगभग 200 स्थानों पर ऐसा किया सांगा ने। बाबर ने ये माना कि ये इस्लाम धर्म का अपमान है, और ये भी इन दोनों के बीच में युद्ध का एक कारण बनता है।
तीसरा कारण इनके बीच में युद्ध होने का तो वो है राजपूत अफगान गठबंधन के कारण ये आक्रमण जल्दी ही हो गया। बिल्कुल, मैं भी इसी कारण पर जोर दूंगा कि सबसे प्रबल कारण यही है। इसके अलावा भाई जैसा कि पता ही है, दोनों की महत्वाकांक्षाएं भी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इनके युद्धों के कारण पर एक बिंदु लिखा है जो उनकी पुस्तक में भी है। तो मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी कल परसों, तो जब मैं लिख रहा था नोट्स तब मेरे को ये ख्याल आया भाई ये लाइन जरूर लिखनी चाहिए। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि बाबर और राणा सांगा उत्तर भारत में वैसे ही थे जैसे एक मयान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती, यानी एक तलवार को तो कटना ही पड़ेगा। तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी सांगा और बाबर की। इसके अलावा इन दोनों की स्थिति ऐसे भी थी कि जैसे कोई युद्ध का मैदान हो और दो शेर आमने सामने बैठे हो, दो लॉयन, एक शेर इधर है और दूसरा शेर उसके सामने है। तो इनकी हालत ऐसे थी जैसे एक दूसरे पर घात लगाए हुए दो शेर। ठीक है, तो युद्ध तो होना ही था, है ना। तो सीधा आपको युद्ध के मैदान में ले चलते हैं। इस जिला है भरतपुर। इस युद्ध का, इस मतलब युगांतकारी परिवर्तन लाने वाले इस युद्ध का साक्षी बना भरतपुर जिला और उसकी पवित्र भूमि। ध्यान रखना, दोनों के बीच में दो युद्ध हुए थे, एक था बयाना का युद्ध और एक था खानवा का युद्ध। सबसे पहले बयाना वाले युद्ध की बात करेंगे और ये युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। तो पहले बयाना युद्ध की बात करें। बाबर दिल्ली से रवाना होकर आगरा पहुंचा और आगरा से बाबर कहां पहुंचा? फतेहपुर सीकरी पहुंचा। और ये फतेहपुर सीकरी भरतपुर से 20-25 किलोमीटर, ये मैं जाके आ गया हूं यहाँ पर, आप भी देखें ना। तो बाबर दिल्ली से आगरा पहुंचा और आगरा से फतेहपुर सीकरी पहुंचकर यहीं उसने अपनी सेना का पड़ाव डाला और यहीं से सैनिक तैयारी करने लग गया और यहीं से उसने एक ऑर्डर दिया। किसका ऑर्डर? टू विन बयाना, बयाना को जीतने का आदेश दिया। और बयाना दुर्ग उस समय सांगा के कंट्रोल में था। ठीक है भाई। सबसे पहले बाबर ने अपने मित्र इश्क आका को भेजा सेना लेकर, लेकिन इश्क आका हार गया। इश्क आका बयाना को जीत नहीं पाया। उसके बाद में बाबर ने इश्क आका के बाद में अपने जीजाजी मेहंदी ख्वाजा को भेजा, यानी अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा। और इस बार मेहंदी ख्वाजा ने बयाना पर अटैक कर लिया और उसे जीत भी लिया। इश्क आका को तो नहीं मिली थी, लेकिन इश्क आका ने जो कार्य अधूरा छोड़ दिया था उसे मेहंदी ख्वाजा ने पूरा कर दिया। तब होता क्या है साहब, ये न्यूज जैसे ही राणा सांगा को मिली, सांगा भी संगठित सेना लेकर स्टार्ट हो गया। किधर चलना? बयाना की ओर चलना। 16 फरवरी 1527 सांगा बयाना दुर्ग को घेर लेता है, यानी बाबर के जीजाजी को चारों ओर से सांगा घेर लेता है। और तब बाबर ने मेहंदी ख्वाजा की मदद के लिए एक एक्स्ट्रा सेना भेजी जिसका लीडर था सुल्तान मिर्जा। ये बाबर का भतीजा था। ठीक है, तो सुल्तान मिर्जा को एक एक्स्ट्रा सेना लेकर भेजी। दोनों के बीच में युद्ध होता है क्योंकि मेहंदी ख्वाजा ने बयाना दुर्ग के गेट अंदर से बंद कर रखे थे और बाहर सांगा की सेना पड़ी हुई थी। तो पीछे से सुल्तान मिर्जा आता है, तो सुल्तान मिर्जा और बाबर की सेना के बीच में युद्ध होता है और सुल्तान मिर्जा को बहुत बुरी तरह हराता है बाबर। ये सॉरी, बाबर का कहाँ से नाम आ गया? सांगा। सुल्तान मिर्जा को सांगा बहुत बुरी तरीके से हराता है और न केवल सुल्तान मिर्जा बल्कि मेहंदी ख्वाजा को भी ये कागजी शेर साबित कर देते हैं। भाई तुम केवल कागजों में ही टाइगर हो, कागजों में ही लोयन हो, मैं हूँ असली शेर, है ना, राणा सांगा। ध्यान रखना, ये राणा की अंतिम महान विजय। तो बहुत सारे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि राणा सांगा की अंतिम महान विजय कौन सी थी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि राणा सांगा की अंतिम महान विजय थी बयाना विजय। इसलिए मेरा भी इस महान शूरवीर योद्धा को प्रणाम
और आप सब राजस्थान वासी, और न केवल राजस्थान वासी बल्कि पूरे देश में रहने वाले, चाहे कोई भी संप्रदाय किसी भी मत का व्यक्ति हो, ऐसे महान शूरवीर योद्धा को हम सबका नतमस्तक प्रणाम। तो ये राणा की अंतिम महान विजय थी। याद रखना, राणा की अंतिम महान विजय कौन सी? बयाना। बयाना के युद्ध के बाद और खानवा के युद्ध से पहले, क्योंकि ये तो 16 फरवरी को ही निपट गया और ये 17 मार्च को हुआ है, तो 1 महीना और 1 दिन क्या किया, तो ये देखेंगे अब बयाना से खानवा के बीच। हाँ भाई, देखो आपको मैंने बता दिया कि राणा सांगा जीता, तो विजय के बाद बात करेंगे पहले सांगा की। भाई सांगा क्या कर रहा था, तो देखो सांगा की सेना ने बुसावर की ओर रुख किया, बुसावर क्षेत्र की ओर रुख किया और बुसावर में पड़ाव डाल दिया। बुसावर में अपनी सेना को वहीं ठहरा लिया। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों किया सांगा ने कि बुसावर की ओर चल पड़ा हो, उसे डायरेक्ट फतेहपुर सीकरी की ओर निकलना चाहिए था ना, लेकिन वो बुसावर में ही 1 महीने तक, लगभग 1 महीने तक वहाँ पड़ा रहा, करीब 1 माह तक। तो ऐसा क्यों? तो देखो सांगा भी गलत नहीं थे। उस रास्ते से बालकों, उस रास्ते से काबुल और दिल्ली से डायरेक्ट फतेहपुर को हेल्प जा रही थी। किसको? बाबर को, क्योंकि बाबर फतेहपुर में रुका हुआ था, फतेहपुर सीकरी में। तो काबुल और दिल्ली से आने वाली हेल्प को सांगा रोक सके, इसलिए सेना का पड़ाव कहाँ डाल दिया? बुसावर में डाल दिया। अब इधर देखते हैं मामला हारने के बाद में बाबर, क्योंकि बयाना के युद्ध में बाबर की सेना हार जाती है, सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा दोनों हार जाते हैं। ये सेना पहुंचती है फतेहपुर सीकरी, क्योंकि नज़दीक ही है, 20-25 किलोमीटर ही है, 20 किलोमीटर ही लगभग। तो फतेहपुर सीकरी में ये पहले से ही जमा हुआ था। कौन? बाबर। तो बयाना से जो भागते हुए सैनिक वहाँ पहुँचे, उनमें एक सैनिक था शाह मंसूर किस्मती। सैनिक का नाम याद रखना, शाह मंसूर किस्मती। ये सैनिक और कुछ अन्य सैनिकों ने राजपूतों की प्रशंसा शुरू कर दी जोर जोर से, जैसे कि ऐसे बोलने लगे कि हमारी जिंदगी में कुंदी की यान को राज है, और वो का सैनिक यान काट दे, गजर मुली की जाए कि मन तो ठाई बन पड़ी, कहीं हुई है ना। ऐसे ऐसे विवरण सुनाने लगे। अरे कि बेटी का बाप, मैं तो हमारी जिंदगी में कौन लड़िया कि यान यान का आदमी के माने तो ठाई बन पड़ी महाराज, तो ध्यान ही कोने सपनों ही बन लगे, मान तो कठिन जाता रही। ये सब बातें, ऐसे विवरण वहाँ ये सैनिक शाह मंसूर किस्मती और अन्य सैनिक ऐसी बातें करने लगे। उसी समय साहब एक तो इन्होंने मनोबल गिरा दिया, और उसी समय बाबर की सेना में एक ज्योतिष था जिसका नाम था शेख मोहम्मद शरीफ। ये ईरान का रहने वाला था, और इसने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अभी पूर्व में हमारे नक्षत्र सही नहीं है, यानी इसने विजय में डाउट की भविष्यवाणी कर दी। भाई ये मुश्किल है कि अपन जीतेंगे। तो बाबर का 2 बातों से मनोबल गिर गया, और न केवल बाबर का, देखो बाबर का तो क्या, लेकिन पूरी सेना का ही मनोबल गिर गया। बाबर का तो गिरा ही, मुगल सेना भयभीत हो गई। अब देखो साहब, आपको पता है कि अगर सेना जोश में नहीं है तो राजा जीत नहीं सकता, और युद्ध सैनिक जिताते थे, सेना ही जिताती थी, राजा थोड़ी जिताता था युद्ध। सेना के दम पे युद्ध जीते जाते थे। तो बाबर को ये समझने में देर नहीं लगी कि इस सेना में जोश भरना जरूरी है, नहीं तो काबुल पहुंचना तो दूर, ऊपर खुदा के पास जरूर पहुंच जाएंगे। बाबर ने ट्रिक लगाई, और देखो वहां पर बाबर की जगह कोई भी रहो, आप रहे मैं रहूं, ऐसी हालत में यही एक ऑप्शन बचता है कि या तो अगले के जाके पैर गिर जाओ, पैरों में पड़ जाओ, और तब भी आपको पता है कि सामने वाला मौत ही देगा, है ना, या फिर सीधी सी बात है, जो आपके पास संसाधन है उनसे मैदान में उतरो। तो जोश भरने के लिए बाबर ने क्या किया, एक ओजस्वी वक्ता की तरह भाषण दिया, क्योंकि उसको काबुल की गरीबी याद थी। आप बाबर के बारे में कभी पढ़ना, और अगर हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे अपन यहीं पर पढ़ेंगे, ये मेरा वादा है आप सबसे, और जब अपन बाबर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके काका बाबा इसके जूत मार के इसको इधर उधर, कभी इसको फरगना भगा देते, कभी इसके पिता की सीट खा जाती, तो वहां भी इसने बहुत संघर्ष किया था।
और काबुल एक गरीब प्रदेश था, कुछ नहीं था, उजाड़ था वहां पर। तो इसने जैसे ही भारत में पानीपत का युद्ध जीता था ना, तब इसने अपने मन से, इसके मुंह से या वाणी निकल गई थी क्या, कि काबुल की गरीबी अब नहीं। यानी भारत जैसे हरे भरे क्षेत्र को देखते ही इसका मुंह खुला का खुला रह गया कि बाप रे, ऐसी भी जगह होती है क्या। तो काबुल की गरीबी इसको याद थी और इसने अपने सैनिकों को भाषण में सबसे मेन बात यही कही कि जीना मरना साधारण बात है, ये जीवन का एक अंग है और इसमें आप परवाह ना करें। और इसके अलावा देखो भाई, ये जो बाबर की शपथ है ना, ये 25 फरवरी 1527 को बाबर ने शपथ ली थी और अभी राणा सांगा वही बुसावर में सेना लेके वहीं पड़े हैं। और इसके अलावा बाबर ने कहा कि अब मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा और जितने भी शराब के बर्तन थे, जो चांदी के बर्तनों में शराब वगैरह पीता था, उन सबको तोड़वा के गरीबों में बांट दिया। अब देख लो, आप बोलो ना कि इस्लाम धर्म में तो सर शराब ही वर्जित है, लेकिन देख लो शासक या सुल्तान का न तो कोई धर्म होता है न कोई जात होती, ध्यान रखना। तो इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। इसके अलावा मुस्लिम धर्म के लोगों पर, इस्लाम धर्म के लोगों पर बाबर ने कर लगा रखा था, इस्लाम जनता पर तमगा कर। तो इसने कह दिया तमगा कर नहीं लिया जाएगा और इसने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया कि ये एक धर्म युद्ध है। जबकि आप मुझे बताओ ये धर्म युद्ध था क्या। हसन का मेवाती जैसे उधर से लड़ रहे हैं, महमूद लोदी उधर से लड़ रहा है राणा सांगा की तरफ से, तो ये धर्म युद्ध तो है ही नहीं। लेकिन बाबर की सेना में तो देखो, बाबर ने एक तरफा कर दिया कि ये जिहाद। हाँ भाई, इससे सैनिकों में जोश आ गया, बाबर की सेना में जोश आ गया, सैनिक रेडी हो गए और खानवा के मैदान में आकर डट गए। यानी वो भी सांगा की तरफ चलना शुरू हो गए और बीच में खानवा पड़ता है, तो खानवा के मैदान में आकर डट गए। ये खानवा तहसील है रूपवास, जिला है भरतपुर, वहां पड़ता है ना। हाँ भाई, अब यहां से इधर से भी सुन लो, ये खानवा की तरफ आ जाता है और इधर ये अपने राणा सांगा कहाँ पड़े हुए हैं, बुसावर में। सेना लेकर इनका पड़ाव कहाँ है, बुसावर। तो राणा सांगा भी संगठित सेना को लेकर 1 मार्च 1527 को खानवा के मैदान के पास, लेकिन 15 किलोमीटर दूर से भाई, यानी वही बुसावर के 2-3 किलोमीटर आगे पहुंचे थे, वहां थे 1 मार्च। लेकिन ध्यान रहे, इनका भी फिक्स इरादा था कि अब बाबर पर अटैक करना है। वैसे इन्होंने यहाँ काफी टाइम खराब कर दिया। अगर ये नहीं होता, ये खराब नहीं करते ना ये टाइम, तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता आज। हाँ भाई, एक नोट देख लेना, सांगा की संगठित सेना में 7 तो राजा, बड़े राजा थे 7 तो, 9 राव और 104 बड़े सरदार हमेशा चला करते थे उसकी सेना में। ऐसा टोड ने लिखा है, और न केवल टोड ने लिखा है, ये बाबरनामा में बाबर ने भी लिखा है। ये गोपीनाथ शर्मा सर की पुस्तक में लिखा हुआ है ये विवरण, कि सांगा की सेना में हमेशा 7 राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार चला करते थे। अब देख लो इनमें मुख्यतः, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है भाई, किसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था या किसने नहीं लिया था। जल्दी जल्दी देखेंगे। अफगानों की बात हमने करी ली, महमूद लोदी और हसन खां मेवाती। इसके अलावा मालदेव, जो मारवाड़ का मालदेव है ना वो। इसके अलावा कल्याणमल, ये बीकानेर का। ये दोनों कुंवर ही थे, राजा नहीं थे, मालदेव और कल्याणमल। बीकानेर वाला कल्याणमल, मारवाड़ वाला मालदेव। इन्होंने सांगा के साथ इस युद्ध में भाग लिया था। आमेर का पृथ्वीराज कछवा, इडर का भारमल, मेड़ता का रायमल, रायसीन का सलहदी तंवर, बागड़ का उदय सिंह। एक प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा यहाँ पर कि सर इडर में भारमल थोड़ी था, सांगा ने तो रायमल का साथ दिया था। तो बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि भारमल को, अंततः भारमल ने राणा से ही संधि कर ली और फिर भारमल को ही बैठा दिया था सांगा ने, ठीक है। और इनमें लड़की बहन बेटी का रिश्ता भी हो गया था बाद में भाई। हाँ, तो रायसीन का सलहदी तंवर, ये सलहदी तंवर वही है जिसने संधि के लिए सांगा की तरफ से बाबर से हाथ मिलाया था ना, वही है। और आपको एक बात बता दूं, खानवा के युद्ध में बाद में ये सलहदी तंवर ने गद्दारी भी कर दी थी भाई, ये भी ध्यान रखना। यानी ये भी आस्तीन का सांप ही निकला। बागड़ का उदय सिंह और नागौर का खानजादा, ये भी मुस्लिम है खानजादा। सिरोही का अखेराज सोनगरा,
डूंगरपुर का उदय सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सलूम्बर के चूंडावत रतन सिंह चूंडावत, और रतन सिंह चूंडावत नहीं था हरावल में, यानी सेना की आगे वाली पंक्ति में रतन सिंह चूंडावत और हसन का मेवाती, यही नेतृत्व कर रहे थे खानवा के युद्ध का। ध्यान रखना, ये बातें मेरी, ये लाइनें याद ही रखना। चंदावर उत्तर प्रदेश के चंद्रभान और माणिक चंद चौहान, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। चंदावर क्षेत्र के राजा थे ये चंद्रभान और माणिक चंद चौहान, तो ये दोनों भी आ गए। बाघ सिंह देवलिया का, ये बाघ सिंह वही है जब सांगा को इस युद्ध में चोट लग जाती है, उसके बाद में सांगा का मुकुट कौन धारण करता है? ये देवलिया का बाघ सिंह धारण करता है। ये देवलिया है आज का प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिला है ना, इसी का नाम पहले देवलिया था। जगनेर का अशोक परमार, ये सब सांगा के साथ इस युद्ध में सांगा के पक्ष में शामिल थे। इनके अलावा भी देखो आप, वीरमदेव मेड़तिया, दिलीप रावत जोगा, सारंग देवोत, वीर सिंह देव, काठियावाड़ का झला अज्जा, सोनगरा रामदास, परमार गोकुलदास और गोगुंदा का झाला सज्जा। अज्जा और सज्जा दोनों हैं, अज्जा काठियावाड़ का है और सज्जा गोगुंदा का है। और बाघ सिंह, आपको याद रखना, बाघ सिंह का नाम हमेशा इतिहास में अमर है और अमर रहना भी चाहिए भाई। तो शुरू करते हैं। पहले कुछ आगे ही बोल रहा हूँ मैं हल्का सा, तो मैं भी अपने आप पर नियंत्रण रखता हूँ ताकि ये आज का अध्ययन समय पर समाप्त करें अपन। हाँ भाई, जैसा कि हमने आपको बताया कि खानवा में बाबर पहले ही आ चुका था, ठीक है। और 1 मार्च 1527 से 15 मार्च 1527 तक, यानी दोनों सेनाएं ज़्यादा दूर नहीं थी, लगभग 4-5 किलोमीटर दोनों सेनाएं 15 दिन निकाली। लेकिन बाबर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। बाबर ये वेट करने लगा कि सांगा की सेना आगे आए, जबकि सांगा को भी ये करना चाहिए था कि वहीं पर डटा रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता और युद्ध की मतलब समाचार लेने चाहिए थे कि भाई देखिए शत्रु क्या कर रहा है इस समय। सांगा थोड़ा कूटनीति में हल्का सा पिछड़ गया यहाँ मामला, बाकी सांगा की कूटनीति कभी फेल हुई नहीं, क्योंकि बचपन में हमने देख ही लिया था। बात करेंगे खानवा के युद्ध की। ये युद्ध शुरू होता है, वो दिन था रविवार का, वो तारीख थी 17 मार्च 1527 और वो समय था सुबह के 9:30 बजे। देखो, पानीपत युद्ध बाबर जीत चुका था और उसके आधार पर ही बाबर ने अपनी उसकी सेना को वैसे ही जमाया। बाबर ने तोपखाना था बाबर के पास, जबकि राजपूतों के पास तोपें नहीं थी। और यही युद्ध में मुख्य अंतर भी रहा, बस तोपखाना ही युद्ध का अंतर था। और इस तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था निजामुद्दीन अली खलीफा। और भाई इस तोपखाने ने युद्ध शुरू होते ही भयंकर आग बरसाना शुरू कर दिया। राजपूतों ने पहली बार ऐसा मंजर देखा। और न केवल राजपूत, ये तो लिखने वाले गलत लिखे हैं, यानी ये मेरी भी गलती है, राजपूतों ने मैंने लिखा। सेना में सैनिक तो सभी जातियों के थे, यानी अपने वालों ने पहली बार आग उगलते हुए तोपें देखी। अपने वाले तो हमेशा पत्थरों से, लाठियों से, डांगों से, तलवारों से इनसे लड़ते आए थे। पहली बार तोप देखी अपने, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही भाई अपने वाले, यानी राजपूत फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। और प्रारंभिक क्षणों में इतने भयंकर तेज गति से राजपूतों का वार था कि बाबर के होश गुम हो गए थे। पीछे खड़े सुरक्षित सैनिकों ने अल्लाह को जपना शुरू कर दिया, वहीं नमाज पढ़ने लग गए। कहीं तो पीछे वाले तो टोलियों वाले, भाई मेरा तो दिन आ गए अब, और नमाजी बन गए थे वहीं पर युद्ध मैदान में। लेकिन तभी सांगा हाथी पर बैठा हुआ था, युद्ध कर रहा था, और एक तीर सांगा के आकर लगी और सांगा हो गए बेहोश। तब क्या होता है, सिरोही का अखीराज सोनगरा सांगा को युद्ध मैदान से सुरक्षित निकाल ले जाता है और दौसा में बसवा नामक स्थान है, वहां पर लाकर सांगा को सुला देते हैं। अब बसवा दौसा से आगे चलेंगे, जब सांगा की बात करेंगे तब, अभी युद्ध की बात करते हैं। तो अखीराज सोनगरा सांगा को तो युद्ध से निकाल ले जाते हैं। और भाई जो झाला अज्जा था
उसको नया राजा, एक तरीके से राजा ही बनाया जाता है युद्ध में, तो उस समय उसको नया कप्तान बनाया और इसका साथ दिया रतन सिंह चूंडा ने। ध्यान रखना, चूंडावत याद है ना, रतन सिंह चूंडा ने साथ दिया और दोनों अग्रिम पंक्ति में आके डट गए। लेकिन देखो भाई, कहते हैं तीर गोली का जवाब नहीं दे सकते, बंदूक की गोली है ना, उसका तीर जवाब नहीं दे सकते। तो दोनों के बीच में युद्ध का मुख्य कारण था तोप खाना। रिजल्ट की बात करें तो बाबर की जीत हुई और बाबर गाजीत्व प्राप्त कर सका, यानी बाबर गाजी कहलाया। तो खानवा पे जीतने के बाद में बाबर गाजी कहलाया था, न कि पानीपत के जीतने के बाद। कहते हैं कि राजपूतों के जितने भी कटे हुए सिर थे तो उनकी बाबर ने यहाँ मीनार खड़ी की और अपने आप को गाजी कहा। ये इतिहास के विवरण है। अगर किसी भाई बहन की आंखें नम हो जाए तो देखो भाई, इसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि इतिहास का मतलब है जो जैसा है उसे वैसा बताया जाए। इस युद्ध के परिणाम की बात करें तो देखो, एक पुरानी कहावत है और वो कहावत सुन लीजिए, एरो यानी तीर कुड नॉट आंसर द बुलेट्स, यानी तीर बुलेट का जवाब नहीं हो सकती, यानी तीर बंदूक का जवाब नहीं दे सकती। हालांकि तीर अपनी जगह सही है, लेकिन वो बंदूक का जवाब तो नहीं दे सकती ना। तो राजपूत तो बेचारे वही पुराने तरीके से युद्ध लड़ रहे थे और बाबर ने तोप खाना। अब मेरी एक, जो आपको मैंने कहा था कि मुझे याद दिला देना, तो मेरा एक खुद से ये प्रश्न है और कई इतिहासकारों से प्रश्न है, और साथ ही यदि आप में से भी कोई इतिहास में गहन रुचि रखता है तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जब महमूद लोदी खुद भी पानीपत प्रथम के युद्ध में लड़ रहा था, पानीपत के प्रथम युद्ध में महमूद लोदी खुद युद्ध में था और वहाँ भी बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था, तो साले ने उसने आके सांगा को क्यों नहीं बताया? हैं भाई यार, उसके पास तोपें और अपने पास तोपें नहीं है। कभी विचार करना आप भाई। मैं तो इस बिंदु को अपने विश्लेषण में शामिल करूंगा कि अगर उसने ऐसा बताया था तो फिर भी क्या सांगा, क्या वाकई भाई इतने निसर्डे तो कोई हो भी नहीं सकते राजा, और राजा राजा होता है, सहयोगियों की बात जरूर मानते हैं राजा। तो मेरे को ये लगता है कि साले महमूद लोदी को भी कहीं ना कहीं कोई खींच तो थी शायद, है ना। वो भी ऐसे केवल दिन ही काट रहा था, वह रोटियाँ तोड़ रहा था एक तरीके से। खैर छोड़ो, लेकिन एक ये प्रश्न है, आप भी सोचना कभी कि उसने कहा तो होगा या क्यों नहीं कहा कि यार उसके पास तोपें हैं। और मैं आपको बता दूं, यही मुख्य अंतर था, ये तोप खाना है, नहीं तो युद्ध अपना ही था। क्योंकि जो राणा जीवन में कभी हारा ही नहीं, वो ऐसे जो बाबर, वो तो उसको तो भारत की ज्योग्राफी का पता ही नहीं था, उसको केवल अपने तोपखाने का ही तो था। भाई ये तोपखाना इनके पास नहीं है। लेकिन जिस पानीपत के युद्ध में 1 साल पहले जो युद्ध हुआ है, अप्रैल के महीने में पानीपत हुआ था और वो 1526 में होता, 26 अप्रैल 1526 और 17 मार्च 1527, यानी एक साल के बाद। तब तक तो तोपखाने तो अपन भी डेवलप कर ही सकते थे, अगर वो बता देता तो निकम्मा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि भाई देखो, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इतिहास में भी। एक पुरानी कहावत है, अपनों से सावधान। होता क्या है साहब कि सांगा को तीर लग जाती है और सांगा को अखिराज लेके युद्ध से निकल जाते हैं। तभी सलहदी तंवर जो रायसीन का था और खानजादा जो नागौर का था, ये दोनों धोखेबाज निकले और ये दोनों अपने होकर भी बेगाने हो गए, यानी ये बाबर की सेना में जा मिले सांगा के जैसे युद्ध से निकलते ही। वैसे धोखा अपने ही देते हैं, इसलिए ये लाइन याद ही रखना, अपनों से सावधान। हाँ भाई, उसके बाद में क्या होता है, झाला अज्जा और रतन सिंह चूड़ा, उन दोनों के समेत अनेक वीर चीर निद्रा में समा गए, यानी काल के ग्रास में समा गए। इनकी मौत हो गई, स्वाहा हो गया इनका जीवन। और तुलुगमा पद्धति के सामने मेवाड़ सेना केवल भीड़ साबित हुई। ये तुलुगमा पद्धति क्या है, तो ये आप यूँ बताऊँ आपको कि दोनों तरफ से सेनाएं रख के एक पीछे यहाँ खाई खोद के यहाँ इसके इधर सैनिकों को छिपा दिया जाता था। तो ये सेनाएं लड़ती रहती थी, सामने वाला चाहे जीते हारे उसके ऊपर एक से अटैक कर देना। उसके अलावा एक रक्षित पंक्ति जो अलग ही खड़ी रहती थी दूर, थोड़ी सी दूर, वो उस समय अटैक करती थी। तो ये तुलुगमा पद्धति थी। लेकिन मैं तुलुगमा पद्धति को नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि तोप खाना ही युद्ध में हार जीत का प्रमुख कारण बना।
हाँ भाई, कुछ नोट हैं इस युद्ध को लेकर। डॉक्टर ओझा का एक बयान सुनो कि बयाना के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को सांगा ने तैयारी का समय दे दिया और वही सांगा की हार का प्रमुख कारण था। बिल्कुल मैं भी ओझा सर के साथ जाना चाहूंगा इस विचार में। और न केवल मौका दे दिया बल्कि अब अगले 200 सालों तक हिंद की सत्ता मुगलों के पास आ गई। ठीक है, 1526 में आ गई थी मुगलों के पास और लगभग 200 साल तक 1757 प्लासी के युद्ध तक आप ये माने तब तक मुगल ही सर्वेसर्वा थे भारत के। हाँ, इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा वो कहते हैं वही बुसावर पड़ाव, यानी बुसावर में जो 1 महीने तक सेना का जमावड़ा रखा था सांगा ने, तो वो बुसावर पड़ाव भारी भूल थी सांगा की। ये गोपीनाथ शर्मा का कहना है। इतिहासकार हुए हैं अजमेर के हरविलास सारदा और ये कहते हैं कि कोई किसी को नहीं हराया बल्कि दैविक कारण थे हार के, यानी डेटीज, यानी देवताओं ने हरा दिया हमें। तो ये तो बकवास है भाई। हरविलास सारदा का मानना है कि हम दैविक कारणों से हारे, यानी हमारी किस्मत में ही हार लिखी हुई थी, राणा की किस्मत में। तो ये तो मैं तो इस कथन के साथ नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पत्तियों की परीक्षाओं में भी कहीं बावड़ी झालर बैठ जाते हैं पेपर बनाने, तो वो ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो किसने ये माना कि दैविक कारणों से सांगा की हार हुई थी युद्ध में? चलो छोड़ो, मेरा किसी को चैलेंज नहीं करना है क्योंकि अपन खुद भी अभी तक तुच्छ मनुष्य ही हैं, इतने कोई महान इतिहासकार तो अपन भी नहीं हुए। हाँ भाई, एक बार फिर से इस युद्ध के बाद एक बार फिर से भारत का संबंध मध्य एशियाई देशों से शुरू हो गया। जो पहले रेशम मार्ग के थ्रू भारत पूरी दुनिया में, भारत का रेशम मार्ग प्रसिद्ध था और चाइना से रेशम भारत से होते हुए आगे जाती थी और भारत की खुद की मलमल पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। तो एक बार फिर से, क्योंकि बाबर मध्य एशियाई देश से ही था, तो एक बार फिर से भारत का मध्य एशियाई देशों से संपर्क शुरू हो गया। हाँ भाई, ये तो था खानवा युद्ध और उसके परिणाम। अब आगे की बात करें तो देखो, इतिहासकार लेनपूल कहते हैं कि यदि बाबर राजपूतों का पीछा करता तो एक भी राजपूत जीवित नहीं बचता। तो ये तो बकवास है, क्योंकि लेनपूल बकवास कर रहा है भाई। अगर बाबर राजपूतों का पीछा करता, देखो बाबर ने खुद ने लिखी थी बाबरनामा और उसमें बाबर ने यह स्वीकार किया था क्या कि राजपूत हारे अवश्य हैं लेकिन उनकी शक्ति नष्ट नहीं हुई। और खानवा के बाद उसने खुद ने, यानी बाबर ने, कभी राजस्थान की ओर नहीं देखा। ऐसा मत कहना कि उसको देखने का समय ही नहीं मिला। ये तो 1527 में हुआ था, बाबर तो 1530 में मरा था। हाँ भाई, तो जब बाबर खुद स्वीकार कर रहा है कि ठीक है, और वैसे वो मालदेव का मुट्ठी भर बाजरा वाला याद है ना, तो इतना आसान तो नहीं था भाई चित्तौड़ को मिट्टिया में मिला दे के उस चित्तौड़ के, मतलब चित्तौड़ की धरा से गोटियां बना बना के खेले मुगल। ऐसा कोई आसान काम थोड़ी है। हाँ भाई, सांगा के अंतिम दिन अपन ने बात की। अखेराज सांगा को कहाँ ले जाते हैं? बसवा में ले जाते हैं। और बसवा में, दौसा में है ये बसवा, वहाँ सांगा को होश आता है। सांगा को वास्तविक स्थिति बताई जाती है कि अपन हार गए हैं और अपने आप को महाराज यहाँ लाया गया है राणा। तब सांगा क्या करता है? सभी सामंतों को दोबारा से लेटर लिखता है और एक प्रण लेता है, एक सौगंध खाता है कि बाबर को धूल चटाए बिना चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। और ध्यान रखना, यहाँ से सांगा कहाँ चला जाता है? बसवा से रणथंबोर दुर्ग में चला जाता है, क्योंकि रणथंबोर दुर्ग को बाबर, ये सांगा ने रणथंबोर दुर्ग को अपने एक बेटे को दे रखा था, अपनी पत्नी कर्मावती के बेटे को, है ना, विक्रमादित्य को दे रखा था। तो रणथंबोर दुर्ग में चला जाता है और वहाँ एकांतवास में रहने लगता है। ध्यान से देखना, ये एक राजस्थानी के लिए बहुत बड़ी बात है। सांगा युद्ध में हारने के बाद पगड़ी बांधना छोड़ देता है, यानी सापा बांधना छोड़ देता है, और केवल एक चीरा होता है ना, चीरा, यानी ये जो आजकल लड़के कॉलेजों में तौलिया लगा के लपेटे रहते हैं ना, घूमते रहते हैं, ये सापी बोलते हैं जिसको, तो केवल ऐसा एक चीरा लपेट कर रहने लगता है। बताओ आप, जो आदमी पगड़ी बांधता और पगड़ी छोड़ दे,
इसका मतलब कितना पश्चाताप होगा। और देखो सभी राजाओं को लेटर लिखता है अपने सामंतों को और दोबारा सेना लेकर इरिच के मैदान में पहुंच जाता है। यहां से लेकर यहां के दौरान चारण कवि हरिदास मैयारिया, जो मैंने आपको बताया था महमूद खिलजी को जिसने पकड़ने में मुख्य भूमिका निभाई थी, तो वो हरिदास चारण की प्रेरणा से, और इसके अलावा एक जमुना सोदा, क्या नाम है चारण का, चारण कवि का क्या नाम है, जमुना सोदा। तो जमुना सोदा चारण कवि ने सांगा को वहीं बीच मैदान में, जब ये सांगा हारने के बाद में इधर उधर व्याकुल सा जीवन जीने लगता है, हमेशा गलानी का भाव रखता है, हमेशा दुखी रहता था, तो जमुना सोदा ने एक गीत सुनाया था सांगा को, और उस गीत को सुनने के बाद में सांगा ने फिर अपना हाथ कहाँ पर धर लिया था। सांगा ने वो गीत सुनते फिर मूंछों पर हाथ धरा कर अब की बार देखेंगे आने सारे, और फिर वही सेना लेकर वापस युद्ध की तैयारी करने लगता है। तो इस गीत के कुछ अंश हैं। सबसे पहले मैं इसका भावार्थ सुना देता हूँ कि हे सांगा, जब द्रौपदी का चीरण हुआ था उस समय पांडव भी तो उसकी आंखों के सामने ही बैठे हुए थे दरबार में, वो उस समय कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मौका मिलने के बाद में जब उन्होंने समय का इंतजार किया और उसके बाद में दुर्योधन को बहुत बुरी धूल चटाई थी। अच्छा, महाभारत की क्यों बात करते हो कि हे सांगा, भगवान राम जो तो खुद ईश्वर अवतारी हैं, उनकी पत्नी को रावण उठा ले गया और उस समय वो हाथ पर हाथ मलते रहे, लेकिन बाद में रावण को धूल चटाई थी। तो सांगा, तू जो पूरी जीवन में कभी हारा ही नहीं, तू एक हार पर क्यों पछतावा करता है? उठ, तू कोई आम व्यक्ति थोड़े ना है, उठ, तू महाराणा है, राणाओं का राणा है? तो ऐसा गाना सुनते ही, ऐसा गीत सुनते ही, जमुना सोदा का एक गीत था, सांगा ने एक गीत सुनते ही अपना एक हाथ सीधा अपनी मूंछों पर धरा। इस गीत के कुछ अंश देख लो भाई। एक राड भव महा अवधि, राड लड़ाई को कहते हैं भाई। एक लड़ाई जीवन का निर्धारण थोड़ी करती है। अमरख आणे केम उर, यानी ऐसा करने से क्या होगा, मालमा कया तरण मांगा, यानी मुझे मालूम है कि बाबर क्या, कहीं राजा जो तेरे नाम से मतलब माफी मांगते थे, सौगंध खाते थे। सांगा तू साले असुर, यानी उठ सांगा उठ, तू कोई आम इंसान थोड़े ना है, तू योद्धा है, विजेता है तू। और ये गीत सुनते ही सांगा ने सीधा अपना हाथ मूंछों पर धरा और फिर मूंछों पर ताव दिया। और ये वाकई महाराणा सांगा एक ऐसा प्रसंग है जिसको पढ़ने के बाद में हर राजस्थानी अपनी मूंछों पर ताव धर सकता है। भाई ये हैं हमारे पूर्वज, हम इनकी औलादे हैं, इनके वंशज हैं हम। लेकिन ये इरिच के मैदान में आके डट गए हैं सेना लेकर। लेकिन होता क्या है कि अनेक सरदार अब भयभीत हो गए थे और वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे और परिवार से भी काफ़ी दिनों से दूर थे। तो उन्होंने राणा को दवा के नाम पर जहर दे दिया। लड़ना चाहते नहीं थे, दवा के नाम पर जहर दे दिया। और कालपी नामक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहाँ राणा सांगा की मौत हो जाती है। इनकी बॉडी को मांडलगढ़ लाया जाता है भीलवाड़ा में और वहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है। आज भी मांडलगढ़ में आज भी एक छतरी बनी हुई है जिसमें इनकी मूर्ति उखेरी हुई है। आज भी मूंछों पर ताव दिए हुए उसका स्मारक मौजूद है मांडलगढ़ में। तो हम उस महाराणा सांगा को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। एक नोट है और यही आज के अध्यापन कार्य की अंतिम पंक्ति है। भक्त शिरोमणि मीराबाई सांगा के पुत्र भोजराज की विधवा थी, यानी मीराबाई सांगा की पुत्र वधू थी। ठीक है, तो ये थे महाराणा सांगा। नमन है इन महान विजेता को। इसके बाद में आगे हम अति शीघ्र वीडियो लेकर आएंगे आपके समक्ष। ओके साथियों, उम्मीद है मेरे प्रयास आप सबको पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको मेरे वीडियोस वाकई अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो अन्य लोगों को भी भेजें जिससे सबकी मदद हो सके। साथियों, इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप निरंतर प्रयास करे रहेंगे और इस मैदान में डटे रहेंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।